मेरे पास में ही एक बच्चे को गोली लगी थी। मैंने उसे पानी पिलाया। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैंने उसे कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। रात हो गई और चीख पुकार धीरे धीरे बंद होती गई। देर रात उस बच्चे। आज हम बाबा के गुरुकुल में आपको इंसानियत को शर्मसार करने वाली दरिंदगी भरी कहानी को सुनाएंगे। 13 अप्रैल 1919। हम सभी को पता है कि ये दिन हम क्यों याद रखते हैं। इस दिन को मानव इतिहास के सबसे क्रूर घटनाओं में से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसे अमृतसर हत्याकांड भी कहते हैं। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि यह घटना घटी क्यों और इस शर्मनाक कृत्य के लिए जिम्मेदार कौन था। आज हम इतिहास से ज्यादा वहां की कुछ अनसुनी कहानियों को सुनाएंगे और वहां की दर्दनाक स्थिति को आपको समझाएंगे। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया था। जब महात्मा गांधी को चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद जीत मिली थी, तो पहली बार गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया। सत्याग्रह यानी बिना किसी हिंसा के अन्याय के विरुद्ध लड़ाई। अंग्रेज सरकार रॉलेट एक्ट इसलिए लाई कि उन दिनों राजनीतिक हत्याएं बढ़ गई थीं। चापेकर बंधु ने WC रैन की हत्या कर दी थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ड के ऊपर बॉम्ब फेंका था, किंतु उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह उस गाड़ी में था ही नहीं। रास बिहारी बोस और सचिन सहनियाल ने हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंका था, किंतु ये भी बच गया था। इन घटनाओं का कारण भी था अंग्रेजों का क्रूरतापूर्ण व्यवहार, अंग्रेजों का अन्याय और भारतीय जनता का निर्ममता से शोषण। इन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1918 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर रॉलेट बिल पार्लियामेंट में पास किया गया। इस बिल के प्राविधान इतने कठोर थे कि इसके विरोध में तुरंत सभी भारतीय सदस्यों ने अपनी सदस्यता छोड़ दिया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल सदस्य सी शंकरन नायर ने अपने पद को छोड़ दिया। रॉलेट बिल के अनुसार किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना किसी सुनवाई के 2 वर्ष तक की जेल दी जा सकती थी। इसीलिए इस कानून को ब्लैक एक्ट यानी काला कानून कहा गया। 6 अप्रैल को गांधी जी ने ऑल इंडिया स्ट्राइक घोषित किया और 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और पंजाब में मार्शल लॉ मिशेल ओडायर के द्वारा घोषित कर दिया गया, जो आज भी धारा 144 के नाम से जाना जाता है। इसी कानून के अंतर्गत सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को भी गिरफ्तार किया गया और किसी अज्ञात जगह पर रखा गया। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का दिन था। रामनवमी के महोत्सव की व्यवस्था मुसलमानों के द्वारा की गई थी। हिंदू, मुसलमान और सिख की ये एकता अंग्रेजों से देखी नहीं जा रही थी। 13 अप्रैल 1919
वह रविवार की सुबह थी। बैसाखी का त्योहार था। लोग गोल्डन टेम्पल से इबादत करने के बाद वहां से कुछ ही दूर पर जलियांवाला बाग में उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और वहीं पर शांतिपूर्ण ढंग से दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में मीटिंग चल रही थी। इतने में कुछ बख्तरबंद गाड़ियां जलियांवाला बाग के सकरी गली के पास आकर रुकी। उसमें से लगभग 50 सिपाही निकले और उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली। इसके लगभग 30 सेकंड बाद एक जोर से आवाज आती है, फायर। वह आवाज इंस्पेक्टर रेनॉल्ड डायर की थी, जो कि मिशेल ओडायर के ऑर्डर पर वहां पहुंचा था। बिना किसी चेतावनी के निहत्थे जनता पर, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं त्योहार मनाने के लिए शामिल हुए थे, उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट तक निहत्थों पर गोलियां चलती रही। उन 10 मिनट में गोलियां चलना बंद होती तो सिर्फ गोली भरने के लिए, और जब जिस तरफ से गोलियां चलना बंद होती उस तरफ आर डायर दौड़कर जाता और उसे कमांड देता कि गोलियां जल्दी चलाओ। कुल 1650 राउंड गोलियां चली। प्रत्येक सैनिक ने लगभग 33 राउंड गोलियां चलाई थी। ये गोलियां जानबूझकर मारने के लिए चलाई गई थी। इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से की जाती है। जो राइफल थी उसमें 303 की गोलियां लगी थी। दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी बताते हैं कि गोलियों की लंबाई लगभग 3-3.5 इंच की रही होगी और उस राइफल की रेंज 3000 गज होती थी और 300 फीट उस राइफल के लिए पॉइंट ब्लैंक होता था। वह मैदान लगभग 6 एकड़ का है। हम आपकी समझ के लिए बता दें कि लगभग एक क्रिकेट स्टेडियम के बराबर। गोलियां चलती रही, लाशें गिरती रही, एक के ऊपर एक। देखते ही देखते लाशों का एक बड़ा अंबार खड़ा हो गया। बहुत तो भगदड़ में दब कुचल कर मर गए। कुछ जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, कुछ जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने लगे, लेकिन पीछे से उन पर गोलियों की वर्षा हो रही थी और वो गिरकर दम तोड़ दे रहे थे। वो इनफील्ड राइफल में लगने वाली गोलियां इतनी खतरनाक होती थी कि एक बार में कईयों के पार चली जाती थी। यदि वह किसी की हड्डी या ऑर्गन से टकराती थी तो वो ब्लास्ट होकर उस आदमी के चीथड़े उड़ा देती थी। भरपूर सिंह एक इंटरव्यू में आंखों देखा हाल बताते हैं, जो उस मैसेकर के समय 4 वर्ष के थे। कहते हैं कि जब गोलियां चलना शुरू हुई तो मेरे पिताजी मुझे लेकर भागते हैं, पर भागने की कोई जगह नहीं थी। सामने एक 7 से 8 फीट की दीवार थी। उन्होंने मुझे दीवार के पार फेंक दिया। मैं गिरा और मेरा हाथ टूट गया। मुझे कई हफ्तों तक अस्पताल इस डर से नहीं ले जाया गया कि कब किसे देशद्रोही बनाकर मार दिया जाए। रतन देवी, जिनके पति उसमें मारे गए थे, वो बताती हैं कि मेरे पति मेरे बगल में मरे पड़े थे। उनका इतना खून बह रहा था कि मैं बयां नहीं कर सकती। लोगों का इतना खून बह रहा था कि वो पानी पानी तड़प रहे थे। मैंने बहुतों को पानी पिलाया।
मेरे पास में ही एक बच्चे को गोली लगी थी। मैंने उसे पानी पिलाया। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैंने उसे कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। रात हो गई और चीख पुकार धीरे धीरे बंद होती गई। देर रात उस बच्चे ने भी अपना दम तोड़ दिया। सुबह होते होते खून की महक सूंघकर जंगली कुत्ते पहुंचे और लाशों को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। चील कौवे मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। अप्रैल में गर्मी का मौसम होता है, जिसकी वजह से मृत शरीर सड़ना शुरू हो गई और शरीर छिन्न भिन्न होने लगा। उस समय के सरकारी आंकड़े बता रहे थे कि 200 लोगों की मौत हुई है और हंटर कमेटी ने सेवा सदन की मदद से 379 डेड बॉडीज आइडेंटिफाइज कर पाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है कि लगभग 1000 लोग मरे थे। 1500 के आसपास बुरी तरह से घायल हुए थे। परंतु बाद में इतिहासकार अपनी रिसर्च से बताते हैं कि 1000 से अधिक मरे थे और 5000 से अधिक बुरी तरह घायल हुए थे, जिसमें से बहुतों ने बाद में दम तोड़ दिया था। लोग डर के मारे अस्पताल भी नहीं जा रहे थे और ये भी नहीं बता रहे थे कि हम वहाँ मौजूद थे। बाद में हंटर कमीशन की रिपोर्ट 1920 में आई। उस कमीशन में आर डायर से पूछा गया कि तुमने गोली क्यों चलवाई। उसने बयान दिया कि मेरे पास कोई चारा न था। उसने कहा, भीड़ मेरे पास आ रही थी और वह मेरी छोटी सी टुकड़ी को पल भर में कुचल देती। फिर कमीशन ने उससे पूछा कि तुमने भीड़ को तितर बितर क्यों नहीं किया। डायर कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं था। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आर डायर की आलोचना तक नहीं की। ब्रिटिश पार्लियामेंट में आर डायर को सस्पेंड करके लंदन बुलाने की कवायद की गई, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड इसके उलट कहता है, डायर ने एक सम्मानजनक कार्य किया है। यह सजा का पात्र नहीं हो सकता, बल्कि इसने ब्रिटिश एम्पायर को बचाया है। बाद में उधम सिंह जी ने मिशेल और डायर को लंदन जाकर गोली मार दिया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहा, आई डिड हिमालयन ब्लंडर, और 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया। अपने सारे अवार्ड वापस कर दिए और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड का सम्मान ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। इसके 28 साल बाद ब्रिटिश सरकार को भारत से जड़ से उखाड़कर फेंक दिया गया। इन देशभक्तों की कहानी जन्म जन्मांतर तक अमर रहेगी और वे हमेशा अमर रहेंगे। हर भारतवासियों तक इस बलिदान की अमर गाथा पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक सच्चा देशभक्त होने के नाते आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।